फंजाई जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखी हुई है डेफिनेशन। यूकैरियोटिक स्पोर बेयरिंग अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स that generally reproduce sexually and asexually and host usually filamentous branched somatic structure are typically surrounded by cell wall containing chitin or cellulose or both of these substances टुगेदर विथ मेनी अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा कि एक एक लाइन को यदि हम डिस्क्राइब करें तो फंजाई का मतलब क्या होता है, इसको सिंगुलर में हम फंगस बोलते हैं और ये वैसे ये फंजाई बोली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये यूकैरियोटिक होती हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इसमें जो है जितने भी जो सिम्टम्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, सारे सेलुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। स्पोर बेयरिंग होती है, मतलब ये जो है स्पोर्स का फॉर्म करती हैं, स्पोर को कैरी करती हैं। अक्लोरोफिलस मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करती हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होती हैं। जैसे कि एल्गी होता है वो क्लोरोफिलस होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फंजाई की एक खास डेफिनेशन होती है कि अक्लोरोफिलस होती है एंड दैट जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों प्रकार से होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी आता है। एंड होज यूजुअली फिलामेंटस ब्रांच सोमेटिक स्ट्रक्चर आर टिपिकली सराउंडेड बाय सेल वॉल काइटिन कंटेनिंग काइटिन आर सेलुलोज। इनमें जो जनरली जो इनका जो थैलस होता है या इनकी जो बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस भी हो सकती है और सेल वॉल से घिरी हुई रहती है। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है या दोनों से मिलकर बनी होती है। और इसके साथ ही और भी अलग कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकी सेल वॉल में पाए जाते हैं। फंगस शब्द को सबसे पहले फंगोर से डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है टू फ्लरिश, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फंगस वर्ड है इसको ग्रीक लेटर माइकस से भी लिया गया है और माइकस का मतलब होता था मशरूम। तो जो सबसे पहले फंजाई की जो डिस्कवरी हुई थी वो मशरूम की वजह से ही हुई थी और उसी माइकस को ही आगे चलकर उसको इसकी अध्ययन को माइकोलॉजी कहा गया, MYCOLOGY, और वो माइकस वर्ड से बना। और माइकस का एक्चुअली मीनिंग होता था कि जैसे फ्लरिश मतलब जैसे आपका ये मशरूम है, अच्छा सब कुछ है सुंदर सा, इसलिए मशरूम वर्ड इसका हुआ था। यदि इनकी आवाज की बात करें हैबिटेट की तो यूनिवर्सल इन अकेरेंस मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं और मैनी टेरेस्ट्रियल इन डैम शेडी प्लेस रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ज्यादातर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर छायादार होता है, घना एरिया होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, वहां पर इनका निवास होता है। सम लोअर फंजाई कैन बी एक्वेटिक लिविंग और डिकम्पोजिंग मैटर इन वाटर, और इसकी जो कुछ फंजाई जो होती हैं वो एक्वेटिक जो होती हैं, ये लिविंग या डिकम्पोजिंग। फोन आ रहा है, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह यूनिवर्सल पाई जाती हैं और ज्यादातर ये स्थली होती हैं, टेरिस्ट्रल माने स्थल में पाई जाती हैं, घनेदार जगह में और छायादार जगह में, और जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पाई जाती हैं। और कुछ जो लोअर फंजाई होती हैं वो एक्वेटिक मतलब जलीय वातावरण में पाई जाती हैं और ये बहुत ही ऐसे कम फंजाई होती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है सेप्रोलेग्निया लिटोरालिस, ये जो होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर फंजाई जो होते हैं वो नम सूखेदार और छायादार जगहों में पाई जाती हैं। एंड सम लिव जो होती है पैरासिटिकली, और कुछ ऐसी फंजाई जो होती हैं वो पैरासिटिकली मतलब दूसरों के होस्ट पर सर्वाइव करती हैं। तो इसमें देखिए सारे आपके डायग्राम दिख रहे होंगे, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। टेरिस्ट्रियल की ये वाली फंजाई है जो जैसे नॉर्मल हम लोग मशरूम, आप लोग बाहर गार्डन में भी जाओ तो मशरूम देखते हो, कई बार पेड़ों के ऊपर आपको दिखाई दे जाती हैं। एक्वेटिक ये जलीय वातावरण में होने वाली फंजाई होती है। पैरासिटिक जैसे प्लांट्स में जो डिजीज कॉज करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ऐसी फंगल डिजीज होती है, पत्तियों पे देखिए ये फंगल डिजीज है, उसका एग्जाम्पल है, तो ये पैरासिटिक होती है। उसके बाद जो है इसका आता है थैलस स्ट्रक्चर, और एग्जाम में भी ये अक्सर पूछा जाता है कि फंजाई के थैलस स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन करिए। थैलस मतलब जो होता है पूरी उसकी बॉडी कैसी होती है। तो जैसे आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप को, यदि आपने बॉटनी पढ़ी है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो थैलोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और थैलोफाइटा को इनको हम रूट, जड़, तना और ऐसे भागों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इनका जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग थैलस बोलते हैं, जिसमें कि जड़, तना, पत्ती ऐसा विभेदन नहीं होता है।
तो सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर विदाउट मेजर डिफरेंशिएशन, यही चीज जो मैं बोल रही थी वही इसमें लिखा हुआ है। मोस्टली फिलामेंटस, ज्यादातर जो फंजाई होती हैं ये तंतुमय होती हैं, फिलामेंट फॉर्म के पाई जाती हैं। और जो होती हैं हाइफी जो होती हैं फिलामेंटस में भी सेप्टेट और असेप्टेट, और ये जो इनका तंतुमय रूप होता है उसमें सेप्टेट और असेप्टेट मतलब या तो उनके फिलामेंट में बीच में डिवाइड पाया जाता है जिसको सेप्टा बोलते हैं, या तो बिना सेप्टा के होती हैं। और इनके जो फिलामेंट्स होते हैं उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है हाइफा। तो हाइफा रिमेन इंटरबाउंड टू फॉर्म माइसीलियम। तो ये जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं, यदि एक फिलामेंट है तो उसको हम हाइफा बोलेंगे, और ऐसे कई सारे फिलामेंट्स आपस में इंटरबाउंड हो जाते हैं तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम माइसीलियम वर्ड यूज करते हैं। तो बहुत सारी यदि जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि एक ये सिंबल हाइफा है, ठीक है ना, ये सेप्टेड हाइपा, इसके बीच बीच में आप देखिए हल्की सी लाइट कलर की बाउंड वो सेप्टा दिखाई दे रहे हैं, सेप्टम जहां पर आपका नेमिंग पड़ा हुआ है। सेल वॉल होती है, बाकी न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है तो सारे सब चीज इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। असेप्टेड जो होता है, असेप्टेड में क्या होता है कि ये जो इसका न्यूक्लियस जो होता है इसमें ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अरे सॉरी सेप्टा नहीं पाई जाती है, और न्यूक्लियस सेल वॉल बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अच्छा, फंजाई की एक खास बात ये होती है कि इनमें एक ही न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इनमें कई सारे न्यूक्लियस भी होते हैं, ये इनकी एक खास बात होती है। तो कई सारे न्यूक्लियस होने की वजह से इनको सिनोसिटिक हाइपा भी बोलते हैं। जब एक ये एक कॉमन फीचर नहीं है, कुछ फंगल स्पीशीज में होता है, कुछ में नहीं होता है। यदि किसी फंगल स्पीशीज में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफा, जो इसके लिखा हुआ है। तो एक सिंगुलर फिलामेंट जो होता है वो कहलाएगा हाइफा, और जब पूरा नेटवर्क हाइफा का जाल बन जाता है, आपस में इंटरबाउंड हो जाते हैं, तो वो माइसीलियम बना लेते हैं। जैसे कि आप ये बगल में देख रहे हो, ये माइसीलियम देखिए पूरा आपको जाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका थैलस हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए तो सिंपल थैलस फॉर्म होता है फिलामेंटस। अब इसकी हम सेल वॉल की बात करें कि जो फंजाई होती है इनकी सेल वॉल क्या खास बात होती है, तो इनकी सेल वॉल जो होती है वेल डिफाइंड होती है, थिन बट रिजिड। थिन मतलब पतली होती है लेकिन रिजिड होती है, कठोर होती है। एंड टिपिकली काइटनस बट सेलुलोज एंड ग्लूकेन में भी प्रेजेंट। तो मैंने शुरू में भी अभी हम लोग ने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल की एक खास बात होती है कि इनकी सेल वॉल जो होती है काइटिन नामक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, लिपिड से बनी है, प्रोटीन से। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है या तो सेलुलोज से, और एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स पाया जाता है ग्लूकेन। तो फंजाई में कभी काइटिन कभी सेलुलोज या दोनों कंपाउंड्स एक साथ पाए जाते हैं, और बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इसकी सेल वॉल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये काइटिन और सेलुलोज का केमिकल स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद हम बात आएंगे इसके पार्ट्स की बात। जब फंजाई की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पार्ट्स में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में हमें पता है कि यूकैरियोटिक नाम का ही मतलब है, यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, और उसके अंदर जो भी आपके जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो मौजूद होंगे। सेल्स में भी यूनी और मल्टी न्यूक्लियट्स, इनकी जो सेल्स होती हैं, ये खास बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस नहीं होता है फंगल सेल में। या तो कोई ऐसी फंगल स्पीशीज होगी जिसमें केवल एक न्यूक्लियस होगा, या बहुत सी ऐसी फंगल स्पीशीज है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड थैलस में भी होमो और हेट्रोकैरियोटिक, हैप्लॉइड, डाइकैरियोटिक या डिप्लॉइड। और इनका जो पूरा बॉडी फॉर्म, जो इसका फ्रूटिंग बॉडी मतलब पूरी जो बॉडी होती है इनकी फंगस की, उसको थैलस जो हम लोग बोलते हैं, वो होमो या हीट्रोकैरियोटिक। होमो मतलब एक समान न्यूक्लियस वाले होंगे या अलग अलग न्यूक्लियस वाले होंगे। हैप्लॉइड होंगे मतलब सिंगल समसूत्री होंगे, या डिप्लॉइड होंगे डबल सूत्री होंगे, या डाइकैरियोटिक होंगे, या डबल न्यूक्लियस वाले होंगे। तो ये इनके न्यूक्लियस की खास बात होती है। लेकिन आपको इतना बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बोल सकते हो कि फंजाई में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और यूनी या मल्टी न्यूक्लियट होता है। यदि यूनी न्यूक्लियट है तो हम यूनी न्यूक्लियट बोलेंगे, और मल्टी न्यूक्लियट है तो उसको सिनोसिटिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये सिनोसिटिक लिखा हुआ है ना, ये नीचे COENOCYTC, तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्टी न्यूक्लियट को वर्ड को हम सिनोसिटिक बोलते हैं। अब उसकी बात करें हम न्यूट्रिशन की,
तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑल आर जो होते हैं हीट्रोट्रॉफ, जैसा कि हमने पहले ही बोला कि फंजाई जो होती है एक क्लोरोफिलस होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर ये अपना भोजन कैसे लेंगे? ये अपना भोजन दूसरों से लेंगे। अब दूसरों से कैसे लेंगे? हम लोग में तो क्या है, मुंह है, हर किसी का एक ऑर्गन होता है जिससे खा सकता है, लेकिन चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें क्या होता है कि जो इनकी भोजन ग्रहण करने की जो एक मेथड होती है वो स्पेसिफिक मेथड होता है। तो फंजाई की यदि हम बात करें तो फंजाई जो है वो अपना भोजन जो न्यूट्रिशन है वो हमेशा एब्जॉर्प्शन मेथड से ही भोजन को इंजेस्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, कहीं से भी ये फूड को क्या करते हैं, चूंकि इनकी माइसीलिया होती है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको, शोषण, उसको आप लोग हिंदी में अवशोषण बोलते हो, उसके द्वारा ये अपना भोजन करते हैं। और चूंकि ये दूसरों पे आश्रित होते हैं इसलिए इनको हीट्रोट्रॉफ बोला जाता है। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं उनको हीट्रोट्रॉफ बोलते हैं। इसके अलावा इनकी खास बात ये होती है कि ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक इन नेचर। यदि हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर इनको हम क्लासिफाइड करें तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रो वर्ड यदि कहीं जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है सड़ा गला, डेड ऑर्गेनिक मैटर। सड़े गले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिकेइंग मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको हम सैप्रो वर्ड यूज करते हैं वहां पर। और उन पर यदि कोई ऑर्गेनिजम्स आश्रित होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए तो उसको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो उस मेथड को हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और पैरासिटिक आपको मालूम है, परजीवी। तो कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो पैथोजेनिक होती हैं और वो ज्यादातर पैरासिटिक नेचर की होती है। वो होस्ट के ऊपर अटैक करती हैं और उनमें डिजीज कॉज करती हैं और होस्ट के पर ही सर्वाइव करती हैं, तो वो पैरासाइट्स कहलाती हैं। और सेप्रोफिटिक मतलब सड़े गले पदार्थों में जिसमें ज्यादातर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा प्रचुर होती है, ऐसे पदार्थों के ऊपर फंगस जो है वो इजिली ग्रो करती है। सेप्रोफाइट्स में बी ऑब्लिगेट या मे बी फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का क्लासिफिकेशन वर्ड जो है, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जैसे म्यूकर फंजाई है, ये क्या होती है, ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होती है। कहने का मतलब ये अपना भोजन केवल डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करेगी। इसके अलावा यदि इसको कुछ दूसरा पदार्थ दे दिया जाए तो ये सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि इसके आगे हमने कौन सा वर्ड लगा दिया है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट को हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी, मतलब इसके पास और कोई चारा नहीं है, सेप्रोफिटिक मोड में ही खाना खाने का इसके पास चारा है। फैकल्टेटिव वर्ड की वैसे तो फंजाई जो होती है वो सड़े गले डिकेइंग मैटर से ही एब्जॉर्प्शन मेथड से न्यूट्रिशन करती हैं, लेकिन सम टाइम में दूसरे मेथड से भी ये न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। और ये इसका एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा नामक एक फंजाई होती है, उसका एग्जाम्पल है। पैरासाइट्स में भी ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव इसी तरह से जो पैरासाइट्स नेचर को बिलोंग करती है, मतलब जो होस्ट के ऊपर ही सर्वाइव करती है, विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकती, ऐसी फंजाई को हम पैरासाइट्स बोलेंगे। तो पैरासाइट्स में जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती हैं जैसे पक्सीनिया, आपने देखा होगा गेहूं में एक बहुत बीमारी आप लोग ने बॉटनी में पढ़ी होगी, प्लांट पैथोलॉजी में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया डिजीज भी आपने पढ़ी होगी। तो ये पक्सीनिया जो फंजाई होती है ये केवल गेहूं के प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो करती है और उसी से अपना जीवन यापन कंप्लीट करती है, मतलब अपना भोजन भी लेगी, अपना लाइफ साइकिल भी उसी में कंप्लीट करेगी। और तो वो ऑब्लिगेट होती है, मतलब उसको गेहूं का पौधा चाहिए ही, इसके अलावा वो किसी और पे नहीं कर सकती। लेकिन जो फ्यूजेरियम है वो फैकल्टेटिव होती है, वो होस्ट चेंज कर सकती है। एंड सम में बी सिम्बियोट्स, और कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो सहजीवन प्रदर्शित करती हैं। सहजीवन जैसे मैंने आपको बताया था, सिम्बियोसिस प्रोसेस हम उसको कहते हैं जिसमें दो पार्टनर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए आपस में सर्वाइव करते हैं, तो उन्हें हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। और उसमें भाग लेने वाले पार्टनर को हम सिम्बियोंट बोलते हैं। तो इसमें जैसे माइकोराइजा फंजाई है, माइकोराइजा जो होती है ये फंजाई, इसको माइको मीन्स होता है फंजाई और राइजा मीन्स होता है रूट, जड़। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो माइको प्लस राइजा, तो माइको मीन्स होता है रूट और राइजा मीन्स होता है जड़। तो राइजा कहाँ जा रही है, राइजा मतलब प्लांट्स रूट। तो ये जो होती हैं, ये माइको फंजाई जो होती है ये हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो है, अंदर या बाहर, ये किसी भी फॉर्म में क्या होती है उनके साथ रिलेशनशिप बनाकर रहती हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं माइकोराइजा रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप जो होता है ये चूंकि सिम्बियोसिस वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब ये फायदेमंद वाला रिलेशनशिप होता है। तो ये जो फंजाई होती है क्या करती है, सॉइल में, चूंकि आपने पता देखा होगा कि प्लांट्स की जड़ें बहुत नीचे गहराई तक जाती हैं, तो ये सॉइल में मौजूद जो फास्फोरस होता है,
उसका जो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है वो प्लांट्स रूट्स इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, माइकोराइजा फंजाई। और उसको सॉल्युबल फॉर्म जो है वो प्लांट्स को देता है और प्लांट्स के अंदर मौजूद वो खाने को अपने भोजन के रूप में लेता है। तो ये प्लांट्स को इससे फायदा मिलता है कि प्लांट्स को आपको फास्फोरस मिल रहा है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है प्लांट्स को, वैसे माइकोराइजा जो फंजाई है वो फास्फोरस अवेलेबल कराती है प्लांट्स को। तो इस तरह से दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और लाइकेन, लाइकेन के बारे में आपको पता ही है कि लाइकेन एक ऐसा उसमें है जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप, इसमें जो फंजाई होती है वो एल्गी के साथ रिलेशनशिप बनाकर रहती है। फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो एज ए घर रेजिडेंस का काम करता है, किसके लिए, एल्गी के लिए। एल्गी उस माइसीलियम के हाइफा में एम्बेडेड रहती है, अपना धसी हुई रहती है, अपना घर का सामान इस्तेमाल करती है। और एल्गी से फंजाई को क्या फायदा होता है, एल्गी चूंकि आपको पता है क्लोरोफिलस होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके भोजन जो बनाती है वो भोजन कौन यूज करता है, फंजाई यूज करती है। तो इस प्रकार से दोनों जो है एल्गी और फंजाई दोनों आपस में रहते हैं। तो ये इनका न्यूट्रिशन करने का तरीका होता है कि फंजाई वैसे एक्चुअली में हेट्रोट्रॉफिक होती है, लेकिन फंजाई में भी सेप्रोफिटिक, फंजाई में भी पैरासिटिक एंड फंजाई में भी सिम्बियोंट। तो आप तीनों चीज इसमें बता सकते हो और तीनों के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब हम यदि रिप्रोडक्शन की बात करें, अभी चूंकि देखिए हम किसी पर्टिकुलर स्पेशल फंजाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन फीचर लेके पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में जो है रिप्रोडक्शन, इसमें आप देख रहे हो तीन प्रकार से दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मियोसिस के द्वारा होता है। सेक्सुअल माने लैंगिक जनन, तो इसमें आपस में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और मियोसिस, मियोसिस आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है इनमें। पैरासेक्सुअल होता है, इसका मतलब होता है डेट इज इन्वॉल्व न्यूक्लियर फ्यूजन फॉलोड बाई ग्रेजुअल डिप्लोडाइजेशन। जो पैरासेक्सुअल होता है इसमें क्या होता है कि डी डिप्लोडाइजेशन जो मेथड होता है, अभी आपको इसको पैरासेक्सुअल जब भी हम आपको आगे इसका डिटेल बताएंगे तो थोड़ा और इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड आता है, तो वो इसको कॉन्सेप्ट को मैं बाद में क्लियर करूंगी जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। और ए सेक्सुअल जो होता है वो प्योरली मायोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सेक्सुअल जो होता है अर्धसूत्री और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ए सेक्सुअल जो होता है वो प्रॉपर आपका समसूत्री विभाजन होता है। तो अभी जब हम रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो है चूंकि हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में पूरा उसके पार्ट्स और थैलस के ही बारे में पढ़ रहे हैं। The assimilative body or soma of a fungus is a thallus, which is a simple growth without any differentiation into true roots, stem and leaves. ये तो हमने पहले ही वो बताया, डिस्क्राइब कर लिया था कि थैलस हम उसी कहते हैं जिसमें कि किसी भी चीज का डिफ्रेंसिएशन ना हो, एक पूरा आपका फंगस की जो कॉम्पैक्ट बॉडी होती है वो थैलस कहलाता है। फंगल थैलस typically consist of microscopic tubular thread-like hypha that remain interwoven into a net-like structure called mycelium. जैसे कि मैंने बताया था कि ये तंतुमय फॉर्म में पाए जाते हैं, और यदि हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये ट्यूबुलर थ्रेड लाइक, मतलब ट्यूब के आकार के धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम हाइफा बोलते हैं। और ये हाइफा आपस में गुथ कर, इंटरवोवन मतलब आपस में जुड़कर ये जाल नुमा संरचना बना लेती हैं जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं। हाउएवर सम लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई लीव्स एज सिंगल सेल, लेकिन जो लोअर ग्रुप की फंजाई होती है वो ज्यादातर सिंगल सेल के फॉर्म में पाई जाती है। A range of thallus organization can be seen in among the various member of kingdom fungi. तो ये जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फंजाई के थैलस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पर हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे फंजाई का थैलस होता है, कितने प्रकार का थैलस होता है फंजाई में। अभी तो हमने कॉमन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे जनरल, और ये अभी थैलस ऑर्गेनाइजेशन है कि अ रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन इन अमंग द वेरियस मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई। तो चूंकि फंजाई का भी क्लासिफिकेशन काफी वास्ट है, वो अभी भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से फंजाई का क्लासिफिकेशन, तो उसमें बहुत ही इनके थैलस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फंगल स्पीशीज के थैलस होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के थैलस होते हैं, तो पहला होता है नॉन माइसीलियल थैलस, ऐसे फंजाई जिसमें कि हाइफा या तंतुमय या माइसीलियम नहीं पाया जाता है, ऐसे फंजाई के थैलस को हम बोलते हैं नॉन माइसीलियल थैलस। जैसे कि फंजाई जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, आपका क्लासिफिकेशन में भी अभी हम बताएंगे कि फंजाई जो होती है एक सिंगल सेल होती है और एक होती है मल्टी सेलुलर। तो जो सिंगल सेलुलर फंजाई होती है वो हमेशा उसे हम बोलते हैं ईस्ट, और जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है उसे हम बोलते हैं मोल्ड। ठीक है,
तो ये जो नॉन थैलस माइसीलियम है, ये ज्यादातर जितनी भी यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं, जिनको ईस्ट बोलते हैं, उनमें कोई थैलस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर टाइप का नहीं पाया जाता है, तो उनको हम उनमें माइसीलियम नहीं पाया जाएगा। सेलुलर स्ट्रक्चर तो होगा, सॉरी, माइसीलियम नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे थैलस को हम नॉन माइसीलियल थैलस कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, डिफाइन किया है कि द थैलस इज अ सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल, स्फेरिकल, इलिप्सोडियल, ट्यूबुलर और इरेगुलर इन शेप। जो थैलस होता है ये सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल्स होता है, और जो स्फेरिकल मतलब गोलाकार शेप के होते हैं, इलिप्सोडियल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार शेप के होते हैं, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के आकार के होते हैं, और इरेगुलर मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स साइज नहीं होता है, तो इस शेप के पाए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर विद अ ट्रू वेल डिफाइंड सेल वॉल। देखिए यूनिसेलुलर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम फंजाई को यूकैरियोटिक बोलते हैं, तो इनके जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे वो यूकैरियोटिक सेल्स के समान ही होंगे, भले चाहे वो सिंगल सेल हो। तो वही दिया है कि दे आर बेसिकली, मतलब ये समान तौर पर यूनिसेलुलर है, लेकिन इनमें जो है प्रॉपर डिफाइंड सेल वॉल पाई जाती है, मतलब काइटिन या सेलुलोज या ग्लूकेन या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई सेल वॉल, जैसे कि ईस्ट, जैसे आप ये ईस्ट का डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह से ये ईस्ट सेल दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरे प्रकार का थैलस होता है। पहला थैलस हो गया आपका नॉन माइसीलियल थैलस, ये एग्जाम में बेटा अक्सर पूछा जाता है, आप लोग दिमाग में रखिएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है स्यूडो माइसीलियल थैलस। स्यूडो माइसीलियल थैलस, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कोई चीज यदि आभासी है तो उसको हम स्यूडो बोलते हैं। तो इन सम केसेस यूनिसेलुलर सेल्स प्रोड्यूस बड सेल इन सक्सेशन, दीज सेल्स में रिमेन अटैच टू वन अनदर इन अ चेन। इन्होंने बताया कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं वो बड सेल्स, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाने पर वो देखने में हमें ऐसा लगता है कि वो माइसीलिया जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब आभास होता है, एक्चुअली में माइसीलियम होते नहीं है, आभास होता है। तो और वो चेन लाइक में ऐसे फॉर्म करते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये स्यूडोमोनास ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट सेल होती है, तो ये क्या कर लेती है, बर्ड जैसा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो जैसे अक्सर देखने में कई बार ऐसे होता है कि अरे लगता है कि ये माइसीलियम का नेटवर्क है, लेकिन एक्चुअली में ये माइसीलियम नहीं होता है, देखने में माइसीलियल जैसा बस हमें आभास होता है। तो इस प्रकार के थैलस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो माइसीलियल थैलस। ठीक है, तीसरा प्रकार का जो थैलस होता है जो फंगल स्पीशीज में पाया जाता है वो है आपका माइसीलियल थैलस। माइसीलियल थैलस, इन मोस्ट ऑफ द फंजाई द थैलस इज फिलामेंटस कंपोज्ड ऑफ हाइपी। तो ज्यादातर फंजाई, जितनी भी जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है उन्हें हम मोल्ड बोलते हैं, उनमें ज्यादातर ये इसी प्रकार का थैलस पाया जाता है, फिलामेंटस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल यदि फिलामेंट फॉर्म है तो उसको हाइफा बोलेंगे, और हाइफा आपस में कनेक्टेड होकर एक जाल बना लेते हैं, तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम उसको माइसीलियम बोला जाता है। तो फंजाई में हाइफा और माइसीलियम क्या होता है, तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग को? आंसर में ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग को? यस मैम। समझ में आ गया ना? यस यदि आपसे पूछा जाए कि हाइफा किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे आप? मैम, क्या जवाब? हाइफा में जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होती मैम उसकी, और माइसीलियम में मैम फिलामेंटस होते हैं, मतलब कि नहीं तंतु में। नहीं, हाइफा फिलामेंट ही होगा, लेकिन सिंगल फिलामेंट इज यस कॉल्ड मैम, वो हाइफा। यस बट मैम, वो अब सिंगल मल्टी फिलामेंट होगा मैम। इंटरवोमेन यदि आपस में वो कनेक्टेड हो गए और जुड़ गए, जालनुमा संरचना बना लिया, तो उसका जो बहुवचन है वो कहलाएगा माइसीलियम। यस मैम, मोर देन लेकिन आप वन। ये नहीं कहोगे माइसीलियम। कि हाइफा फिलामेंटस फॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, मतलब सिंगल फिलामेंट हाइफा कहलाएगा, लेकिन कई सारे फिलामेंट आपस में जुड़ के जाल बना लेंगे तो वो माइसीलियम कहलाएगा। द हाइफा आर ट्यूबुलर एंड थ्रेड लाइक एंड रिमेन इंटरवोवन टू फॉर्म माइसीलियम। ये सेंटेंस आपके ऑलरेडी लिखा है स्लाइड में कि जो हाइफा होते हैं ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं, धागे नुमा संरचना के होते हैं, और ये आगे चलकर क्या करते हैं, इंटरवोवन बनाते हैं और माइसीलियम बना लेते हैं। हाइफी में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हाइफा होते हैं या तो उनके बीच में डिवीजन कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब वो सेप्टम दीवार पाई जाती है तो वो सेप्टेट हो जाते हैं, खंडों में विभक्त हो जाते हैं, या कोई नहीं पाया जाता तो उसे हम एसेप्टेट बोलते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम क्या है,
तो पहले हम पढ़ेंगे एसेप्टेड हाइफी। हाइफी अभी वर्ड वो यूज कर रहे हैं तो हम एक ही फिलामेंट की बात करेंगे। These are characteristics of oomaicities and zygomaicities। अब चूंकि अभी हमने फंजाई का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन फंजाई के क्लासिफिकेशन में oomaicities और zygomaicities इसकी क्लास होती है फंजाई की। तो ये जो एसेप्टेड हाइपी जो करेक्टर है, ये इनका एक विशेष लक्षण होता है इस स्पीशीज की सारी फंजाई का, कि उनमें जितने भी जो हाइफा पाए जाएंगे वो एसेप्टेड होते हैं, उनके बीच में वो खंड नहीं पाए जाते, दीवार नहीं पाई जाती, सेप्टा नहीं पाया जाता है। द माइसीलियम इज मेड अप ऑफ एसेप्टेड हाइपी, और इसीलिए जो ये ऐसे एसेप्टेड हाइफी जब माइसीलियम बनाएंगे तो उनमें भी सेप्टा नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस न्यूक्लाई laying in a mass of cytoplasm in the hyphae, and such a hypha is called सिनोसिटिक हाइफा। तो ऐसे हाइफी या माइसीलियम जो एसेप्टेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत सारी संख्या में मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये लिखा है ना, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियाई लेइंग इन अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इस कंडीशन को, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। ऐसे हाइफा जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं, उन्हें हम सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। And however, septum may be formed at the time of reproduction to delimit the reproductive part from the vegetative part। तो इन्होंने कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि इनमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तब जो है वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं, तब उसके लिए बनने के लिए इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है रिप्रोडक्शन के समय। तो फॉर एग्जाम्पल है इसका म्यूकर। इसी तरह से दूसरे हाइफी की बात करें, सेप्टेड हाइफी, तो these are characteristics of the ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes where the hyphae are septate। तो इन्होंने उसका हमने लिखा था कि एसेप्टेड हाइफी किस में पाई जाती है, oomaicites और zygomaicites में, और सेप्टेड हाइफी किस में पाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई में, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई में, और ड्यूट्रोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई में। Each hyphal segment is an entire cell consisting of one or more nuclei। इनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं, और सभी जो सेप्टा से क्या होता है, जब सेप्टा हो जाएगा तो ये कई सारे सेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे, और हर सेगमेंट्स में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेप्टा। इसमें भी दो प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी सेप्टा और एक होता है एडवेंटिशियस सेप्टा। अब ये प्राइमरी सेप्टा क्या होता है, एडवेंटिशियस सेप्टा क्या होता है? तो प्राइमरी सेप्टा, ascomycetes and basidiomycetes septa are formed in association with true mitotic या meiotic division and separate daughter cells are formed। तो इन्होंने बताया है कि जब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, जब उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, या तो समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, और उस दौरान इनका सेप्टा का फॉर्मेशन होता है जिससे कि डॉटर सेल्स सेपरेट होती हैं, तो वो उस सेप्टा को बोलेंगे जो ट्रू माइटिक अमियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप बनता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेप्टा। एडवेंशियस जो सेप्टा होते हैं, दीज आर फाउंड इन लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई as zygomycetes, and they are formed in the absence of true mitosis and meiosis and occur usually with change in the local concentration of cytoplasm as it moves from one part of hypha to another। इन्होंने बताया कि जो एडवेंटिशियस सेप्टा जो होते हैं, इनका ज्यादातर लोअर ग्रुप की फंजाई में इस प्रकार का सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। इनमें कोई सेल डिवीजन, मियोसिस या माइटोसिस के द्वारा नहीं सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से वो जो है वो हाइफा में पार्ट के रूप में, वो सेपरेट के रूप में दिखाई देता है सेप्टा फॉर्म। तो इस प्रकार का जो होता है उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस सेप्टा। उसके बाद जो है सेप्टम के टाइप भी पढ़े, तो सेप्टम के जो टाइप है, सेप्टम में भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स, बट ऑल टाइप अपीयर टू फॉर्म सेंट्रीपिटल ग्रोथ फ्रॉम हाइपल वॉल इनवर्ड। अच्छा, इसमें आपको इतना बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चूंकि स्लाइड्स में दिया है तो मैं इसको समझा दे रही हूँ आपको। तो बस थैलस और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही बताना है कि नॉन माइसीलियल थैलस और सेप्टेड माइसीलियल थैलस और एसेप्टेड माइसीलियल थैलस। ठीक है, तो अब ये सिंपल सेप्टा या कॉम्प्लेक्स सेप्टा, ये जो इतने टाइप है उसकी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये है डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है थैलस ऑर्गेनाइजेशन का ही, कि सम स्पीसीज ऑफ फंजाई कैन एग्जिस्ट एट बोथ हाइपर या यूनिसेलुलर फॉर्म
during different stages of their life cycle, and they are said to be dimorphic fungi. डाई मीन्स होता है डबल, मॉर्फिक मीन्स होता है बाहरी स्वरूप। तो बहुत सी ऐसी फंजाई होती हैं, वो क्या होता है कि वो अपने लाइफ साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं में ये दोनों फॉर्म में पाई जाती है, मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म भी दिखाई देती हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म भी दिखाई देती हैं, हाइफल फॉर्म भी दिखाई देती हैं। तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं डायमार्फिक। इनकी कुछ अवस्था में ये ईस्ट के समान दिखाई देती हैं, जैसे ईस्ट होती है यूनिसेलुलर, और कुछ अवस्था में ये मोल्ड के समान दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है कैंडिडा एल्बिगेंस, जो है आर यूनिस है, कैंडिडा एल्बिगेंस से ईस्ट होती है, और जनरली यदि हम देखें तो ईस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो कैंडिडा एल्बिगेंस आर यूनिसेलुलर व्हेन दे आर इनसाइड देयर ह्यूमन होस्ट। जब ये चूंकि पैथोजेनिक फंजाई होती हैं और ये कैंडिडियासिस बीमारी कॉज करती हैं ह्यूमन बीइंग में, तो इनकी जो खास बात ये होती है कि जब ये ह्यूमन होस्ट के अंदर ग्रो करती हैं तो ये यूनिसेलुलर होती हैं, वाइल रिमेन माइसीलियल व्हेन ग्रोन इन कल्चर मीडिया। लेकिन यदि हम कैंडिडा एल्बिगेंस को आइसोलेट करके और इनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया लेबोरेटरी में ग्रो कराना चाहें तो ये कैसे दिखाई देती है, माइसीलियल फॉर्म में दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं ये मल्टी सेलुलर मोल्ड फॉर्म में है। तो ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं क्या, डायमॉर्फिक फंजाई, और इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता को बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है ना? जहां पर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग अनम्यूट होकर मुझे बता देना कि आया कि नहीं समझ में आया। समझ में? यस मैम आ गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ। उसके बाद ये सब थैलस ऑर्गेनाइजेशन में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थैलस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंजाई, तो यही सारी चीजें हम इसको पढ़ रहे हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में एक और थैलस होता है आपका जिसका नाम है होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक थैलस। एंड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द होलोकार्पिक थैलस। तो इन सम सिंपल लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई the entire thallus at maturity become converted into reproductive structure. Such thallus is called holocarpic thallus. तो जितनी भी जो लोअर ग्रुप की फंजाई होती है उसमें पूरा का पूरा जो थैलस होता है वो क्या करता है, मैच्योरिटी के समय जब परिपक्व होने लगता है तो वो परिपक्व होने के समय वो अपना जो रूप बदल के कैसे बना लेता है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म में बना लेता है। जनरली जो होता है रिप्रोडक्शन के समय बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। जैसे यदि हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो गैमेट्स बनता है, आपका जाइगोट बनता है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव फीचर्स बनते हैं। लेकिन यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो स्पोर बनता है, इसके बहुत सारे रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स होते हैं। इसमें फंजाई में भी बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या करता है कि इंटायर जो थैलस होता है ये मैच्योर होकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के थैलस को हम बोलते हैं होलोकार्पिक थैलस। और ये जो होता है इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम फंजाई नामक में इस प्रकार का ये गुण पाया जाता है कि ये जब मैच्योर होते हैं तो अपना संरचना एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल लेते हैं। उसके बाद यदि बात करें हम यूकार्पिक थैलस की, तो इन मोस्ट अदर फंजाई द मैच्योर थैलस इज डिफरेंशिएट इनटू अ वेजिटेटिव पार्ट व्हिच absorb nutrients and a reproductive part. Such a thallus is called eucarpic. यूकार्पिक मतलब जो नॉर्मल और आपकी मल्टी सेलुलर फंजाई होती हैं उनमें जब ये थैलस मैच्योर होता है तो इसमें सेपरेट दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार का जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो यूकार्पिक कहलाता है। वैसे भी जहां पर भी ये प्रीफिक्स EU वर्ड जुड़ जाता है उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर, ट्रू। तो जैसे ट्रू फंजाई में कि भाई हाँ ये वेजिटेटिव पार्ट है जिसका काम केवल भोजन अवशोषण करने का है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका काम केवल रिप्रोडक्शन करने का है। तो इस प्रकार के थैलस को हम बोलेंगे यूकार्पिक थैलस, और ये थैलस कहलाता है राइजोपस, म्यूकर। आपकी जितनी भी आपकी मल्टी सेलुलर जो मोल्ड है फंजाई है उनमें ये होता है। लेकिन जो होलोकार्पिक होता है इसमें जो है रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट्स अलग अलग नहीं दिखाई देते। इसमें जो इसका लोअर जो एंटायर पूरा का पूरा थैलस ही ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि देखने में लगेगा कि वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ही पार्ट है। तो ये हो गया आपका फंजाई का पूरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो हेडिंग्स आपकी आ रही है न्यूट्रिशन, तो अभी तक हम बस इतना ही, इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आपको थैलस कौन कौन से पढ़ने हैं, होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक थैलस, डायमॉर्फिज्म, सेप्टम के टाइप आपको डिटेल यहाँ पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेप्टा और एडवेंटिशियस सेप्टा। फिर है माइसीलियल थैलस, माइसीलियल थैलस भी सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी के में होते हैं। उसके बाद जो है आपका
स्यूडोमाइसीलियल थैलस, और उसके बाद नॉन माइसीलियल थैलस, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हो गया। फिर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, जनरल फीचर रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसके पार्ट्स पढ़े, सेल वॉल पढ़े, न्यूक्लियस पढ़ा, थैलस स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, हैबिटेट इसका आवास क्या होता है, और फंजाई की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, एक मैं आप लोग को और दिखाना चाहूंगी वो, हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई की यदि हम बात करें तो फंजाई को ऐसे आप सिंपल इसको फटाफट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं कि फंजाई आर प्लांट्स, हाइफी मींस होता है ट्यूबुलर यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हिट्रोट्रॉफिक बाय एब्जॉर्प्शन, जैसे आपको पता है कि भोजन जो है एब्जॉर्प्शन मेथड से करता है, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रोल इनका जो होता है बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, फंजाई का भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाद में पढ़ेंगे। बॉडी फॉर्म जो होता है इनका यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और सच एस माइसीलियल कॉर्ड्स, राइजोमार्फ एंड फ्रूटिंग बॉडी मशरूम जैसे पाए जाते हैं। हैबिटेट हमने पढ़ाई है कि लार्ज एंड 1 लाख स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड में इसकी पाई जाती है। यूबिक्यूटियस मतलब होता है कि ये संसार के हर जगह पाई जाती है, इसका नेचर जो होता है वो यूबिक्यूटस वर्ड बोलते हैं। अकर इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल, ज्यादातर वहां ज्यादा पाई जाती है जहां पर कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस करती ही नहीं है तो इनको लाइट की जरूरत ही नहीं होती है। फ्लरिश वेल इन मॉइस्ट, डार्क एंड वार्म कंडीशन, मतलब फ्लरिश का मतलब ये प्रॉपर ग्रो करती हैं आपके नमीदार और अंधेरे जगह में और थोड़ा सा हल्के गर्म जगह में ये ग्रो करती हैं। सम ग्रो एज पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ प्लांट्स के रूप में ग्रो करती हैं, कुछ एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती हैं, पैरासाइट्स होती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स होती है, सेप्रोफाइट भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव होता है, पैरासाइट्स भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव होता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको पहले बताया था। न्यूट्रिशन मोड मैंने आपको बताया कि हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों न्यूट्रिशन को लेते हैं और एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन जो है, यदि बेसिक सिंपल क्लासिफिकेशन आप देखना चाहो तो ये इस तरह से है। इनकी जो 4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइसिटा, जाइगोमाइकोटा और काइट्रिडियोमाइकोटा। तो ये जो होती हैं, जो बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडोमाइसिटीज जो फैमिली होती है उसकी जो फंजाई होती है क्लब शेप होती है, इसमें मशरूम ज्यादातर आते हैं, तो ये क्लब फंजाई कहलाती हैं। एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है इनमें एक खास फीचर पाया जाता है, ये एस्कोकार्प्स पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलेनुमा संरचना होता है, इसको एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है कि इसमें जाइगोट फंजाई होती है, स्प्रोजियोफोर और ये आपके पाए जाते हैं इसमें। और काइट्रिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, काइट्राइड्स जैसे रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसमें मोटाइल स्पोर्स होते हैं और लॉस ऑफ लाइजला। तो ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है आपका और इसी का ये बाकी डिटेल है। तो आज के लिए बस हम इतना ही, और इसके बाद जो है हम आपका नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो उसमें मैं आपका पढ़ूंगी। तो मेरे ख्याल से आपको आज का इतना फंजाई का पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट सेकंड पोर्शन है वो हम लोग कल रिपीट करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, मैं लीव करती हूँ।